अंधेरी रात थी। आकाश में बादल छाए हुए थे। जंगल की घनी छाया में एक थकाहारा युवक पैरों को घसीटता हुआ चला जा रहा था। उसके चेहरे पर धूल की परतें जमी थी, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो उदासी जो तब आती है जब इंसान किसी बड़े नुकसान से उबर नहीं पाता। ये युवक था अर्जुन। अर्जुन के पिता एक साधारण किसान थे। जब वो 12 साल का था तभी उसके पिता इस दुनिया से चले गए। मां गौरी देवी ने बड़ी मुश्किल से उसे पाला पोसा। गांव गांव घूमकर, लोगों के खेतों में मजदूरी करके, पेट काटकर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। अर्जुन ने मां की उस तपस्या को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया। वो दिन रात मेहनत करता रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और रात गहरी होने तक काम करता। किसी के खेत में पानी देता, किसी के घर में लकड़ी काटता, किसी के लिए सामान ढोता। उसने एक एक पैसा जमा किया, एक एक स्वर्ण मुद्रा संचित की। 5 साल, पूरे 5 साल की अनवरत मेहनत। और उसके बाद उसके पास थी 7 स्वर्ण मुद्राएं। 7 स्वर्ण मुद्राएं जो उसने सपने देखकर इकट्ठी की थी। उसका सपना था कि वो इन मुद्राओं से एक छोटा सा व्यापार शुरू करेगा, एक छोटी सी दुकान खोलेगा, धीरे धीरे बड़ा करेगा। मां को कभी तकलीफ नहीं होने देगा, मां के बुढ़ापे को सुखी बनाएगा। ये सपना उसकी आंखों में हमेशा चमकता रहता था। लेकिन आज वो सपना टूट गया था। अर्जुन की थैली खाली थी। जब वो पास के नगर से लौट रहा था तो जंगल के बीच एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे उसने एक वृद्ध साधु को बैठे देखा था। साधु की आंखें बंद थी। उनके श्वेत केश कंधों पर बिखरे हुए थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो इस संसार की नहीं लगती थी। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया था, फिर विनम्रता से बोला था, बाबा, मेरा नाम अर्जुन है। मैंने बड़ी कठिनाई से ये 7 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित की हैं। अब मैं इनसे व्यापार करना चाहता हूं। कृपया मुझे जीवन की कुछ ऐसी बातें बताइए जो मुझे सही मार्ग दिखा सके। साधु ने आंखें खोली थी। उनकी दृष्टि गहरी थी, मानो वो अर्जुन के भीतर तक झांक रहे हों। पुत्र, उन्होंने कहा था, ज्ञान कभी मुफ्त नहीं आता। मैं तुम्हें वो 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन में किसी न किसी दिन तुम्हारी जान बचाएंगी। लेकिन इसके बदले में मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। अर्जुन ने उत्साह से पूछा था, कितनी दक्षिणा बाबा? 7 स्वर्ण मुद्राएं। एक पल के लिए अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। 5 साल की मेहनत, एक एक पैसा जोड़कर बनाई हुई थैली, सब एक झटके में। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने रोया नहीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये बातें सच में काम की हैं, तो शायद एक दिन ये मुद्राएं और भी मूल्यवान होकर वापस लौटें। उसने थैली खोली और सारी मुद्राएं साधु के सामने रख दी थी। साधु ने मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया था, पहली बात, जब सामने वाला तुमसे ताकतवर हो तो उसके सामने झुक जाना। ये कायरता नहीं, ये बुद्धिमानी है। दूसरी बात, अगर किसी चीज से कुछ निकाल नहीं सकते तो उसमें कुछ डाल दो। तीसरी बात, किसी नई जगह पर सोना पड़े तो बिस्तर के नीचे सोना। चौथी बात, किसी अनजान व्यक्ति का अनचाहा उपहार मिले तो सूरज ढलने से पहले उसे परख लो। और शाम के समय 30 मिनट तक घर से बाहर कदम मत रखना। पांचवी बात, जब किसी बात की पूरी जानकारी न हो तो चुप रहो, समय आने पर सोचकर बोलो। छठी बात, अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती किसी जगह खड़े होने को कहे तो पहले उस जगह पर कुछ फेंको, फिर खड़े होना। और सातवीं बात, विषांतक नाम की जड़ी बूटी को अगर 10 मिनट के भीतर खिला दिया जाए तो वो किसी भी प्रकार के विष को नष्ट कर देती है। अर्जुन ने ये 7 बातें मन में गहराई से उतार ली थी। सिर झुकाकर वहां से चल दिया था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, मन भारी होता गया। अब उसके पास कुछ नहीं था, न पैसे न दिशा। अपने गांव वापस जाना शर्मनाक लगता था। सब पूछेंगे क्या लाए, और वो क्या बताएगा कि 5 साल की कमाई 7 बातों के बदले दे आया। तभी उसने तय किया, उदयपुर राज्य चलूंगा। पास का राज्य है, कोई जानता पहचानता नहीं, वहां कुछ नया शुरू करूंगा। उदयपुर राज्य के राजमहल में उस रात भी बड़ी चिंता छाई हुई थी। राजा वीरभद्र अपने सिंहासन पर बेचैनी से बैठे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी।
पास ही खड़े थे उनके विश्वास पात्र मंत्री देवकीनंदन, जो हमेशा शांत और सोच विचार कर बोलने वाले व्यक्ति थे। राजा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, देवकीनंदन जी, 1 महीना बीत गया। कितने विद्वान आए, कितने पंडित आए, कितने बुद्धिमान नागरिक आए, लेकिन कोई भी इस पहेली को हल नहीं कर पाया। मुझे तो अब लगने लगा है कि शायद इस चुनौती का उत्तर है ही नहीं। देवकीनंदन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमने दूर दूर तक ढोल पिटवाया है। हर नगर, हर गांव में घोषणा हो चुकी है। बड़े बड़े विद्वानों ने माथा पच्ची की, लेकिन सब हार मानकर लौट गए। चुनौती सुनने में सरल लगती है, लेकिन हल करना उतना ही कठिन। राजा ने उठकर उस मटके की ओर देखा जो दरबार के एक कोने में रखा था। एक बड़ा मिट्टी का मटका, उसमें आधे से ज्यादा पानी भरा था। बस इतना सा काम है, राजा ने कहा। इस मटके को बिना हाथ लगाए, बिना नुकसान पहुंचाए, बिना यहां से हटाए, इसका सारा पानी निकाल दो। और हां, बांस की नली से पानी पीकर खाली करने की चालाकी नहीं चलेगी। देवकीनंदन ने आप भरते हुए कहा, महाराज, कल फिर कुछ लोग आने वाले हैं। देखते हैं, शायद कोई रास्ता निकले। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। राजकुमारी नंदिनी अपनी 2 सहेलियों के साथ राजसभा में प्रवेश कर रही थी। नंदिनी की उम्र 18 वर्ष के करीब थी। वो देखने में सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चंचलता थी जो कभी कभी शरारत की सीमा पार कर जाती थी। उसके पीछे थी उसकी प्रिय सहेली तारा, और दूसरी सहेली का नाम था कनक। नंदिनी ने पिता को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, हम कल सुबह राज्य की सैर करने जाना चाहते हैं। बड़े दिनों से महल में बंद है। राजा ने स्नेह से कहा, जाओ बेटी, लेकिन ध्यान रखना, किसी को सताना मत, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। नंदिनी ने हंसकर कहा, जी पिताजी, हम बस घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे। लेकिन उसकी मुस्कान में एक शैतानी झलक थी जो राजा देख नहीं पाए। राजकुमारी और उसकी सहेलियां वहां से चली गई। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें जंगल के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, अर्जुन उदयपुर के एक गांव में दाखिल हुआ। उसका पेट सुबह से खाली था, जेब में एक भी सिक्का नहीं था। उसके कदम थके हुए थे, लेकिन आंखों में एक जिद थी, हार नहीं माननी। गांव की पगडंडी पर चलते हुए वो सोच रहा था कि कहा जाए, किससे काम मांगे, कहां से शुरुआत करे। तभी सामने से 3 युवतियां आती दिखी। एक का व्यक्तित्व बाकी दोनों से अलग था। वो आत्मविश्वास से चल रही थी। उसके वस्त्र राजसी थे। नंदिनी की नजर अर्जुन पर पड़ी। उसने तारा के कान में फुसफुसाया, ये नया लगता है, चलो आज इसे थोड़ा सताते हैं। तारा ने हंसते हुए कहा, हां राजकुमारी, ये तो बिल्कुल अनजान लग रहा है, इसे तो पता भी नहीं होगा कि आप कौन है। नंदिनी ने ऊंची आवाज में अर्जुन को रोका, अरे सुनो, इधर आओ। अर्जुन रुक गया। उसने पलट कर देखा। उसे नहीं पता था कि वह राजकुमारी है। उसने सीधे पूछा, क्या काम है? नंदिनी का चेहरा एक पल को खिंच गया। उसे इस तरह सीधे सीधे जवाब देने की आदत नहीं थी। सब उसके सामने झुककर बात करते थे। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? उसने कड़े स्वर में पूछा। अर्जुन ने शांत भाव से कहा, नहीं, और अगर तुम काम की बात करनी है तो बताओ, वरना मैं जा रहा हूं। तारा ने नंदिनी से कहा, राजकुमारी, इसने तो बड़ी धृष्टता की है। कनक ने भी सिर हिलाया, हां, ये तो दंड का अधिकारी है। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने नंदिनी को देखा, उनके चेहरे पर डर छा गया। एक बुजुर्ग ने दूसरे को कोहनी मारी, अरे राजकुमारी है, चलो यहां से। देखते देखते गांव के सब लोग इधर उधर हो गए। सड़क खाली हो गई। केवल अर्जुन खड़ा रहा। नंदिनी ने तेज आवाज में कहा, ठीक है, तुम्हें बचना है तो मेरी बात मानो। जाओ, उस पेड़ से उल्टा लटक जाओ, वहां रस्सी पड़ी है। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। उसके मन में हलचल मची। ये कौन है जो इतने अधिकार से बोल रही है? गांव वाले क्यों डरकर भाग गए? तभी उसे साधु बाबा की पहली बात याद आई, जहां सामने वाला ताकतवर हो, वहां झुक जाना। अर्जुन समझ गया, ये साधारण स्त्री नहीं है। इसका विरोध करना अभी बुद्धिमानी नहीं होगी। वो चुपचाप पेड़ के पास गया, रस्सी बांधी, उल्टा लटक गया। नंदिनी ने एक पतली डंडी उठाई और अर्जुन की पीठ पर मारने लगी।
अर्जुन की पसलियों में दर्द हुआ, सांस फूली, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न शिकायत, केवल एक अजीब सी शांति। नंदिनी को उम्मीद थी कि वो चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। यह देखकर नंदिनी को और जलन हुई। तभी घोड़े की टापों की आवाज आई। सभी ने पलटकर देखा। राजा वीरभद्र घोड़े से उतर रहे थे। उनकी आंखें जब इस दृश्य पर पड़ी तो वो चौंक गए। ये क्या हो रहा है यहां? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। नंदिनी के हाथ से डंडी गिर गई। वो एक पल सक्का गई, फिर संभल कर बोली, पिताजी, ये व्यक्ति आपकी और आपकी उस मटके वाली चुनौती का मजाक उड़ा रहा था। कह रहा था कि इस राज्य का राजा मूर्ख है और वो उस मटके की चुनौती को 2 मिनट में हल कर देगा। तारा ने तुरंत साथ दिया। हाँ महाराज, हमने भी सुना। बड़ी अपमानजनक बातें कर रहा था। अर्जुन पेड़ से उतर चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये सरासर झूठ है। मुझे इस राज्य की किसी चुनौती के बारे में कुछ पता नहीं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब एक ही रास्ता है। अगर तुमने सच में ऐसा कहा था और इन साक्ष्यों के होते हुए तुम इनकार कर रहे हो, तो तुम्हें वह चुनौती पूरी करनी होगी। अगर हल नहीं हुई तो, राजा ने रुककर कहा, तो उसी पल तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अर्जुन का हृदय एक पल के लिए रुक गया, लेकिन वो डरा नहीं। उसने शांत मन से सोचा, बाबा ने 7 बातें बताई थी। शायद यही वो समय है जब वे बातें काम आएंगी। राजा के साथ अर्जुन राजमहल की ओर चल दिया। पीछे नंदिनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे यकीन था कि इस बार ये युवक बचकर नहीं जाएगा। राजमहल का दरबार विशाल था। ऊंची छतें, संगमरमर के फर्श, दीवारों पर चित्रकारी। दरबारी दोनों ओर खड़े थे। बीच में एक कोने में वह मटका रखा था जिसकी चर्चा पूरे राज्य में थी। राजा ने अर्जुन को मटके के सामने ले जाकर कहा, देखो, ये मटका है, इसमें पानी भरा है। तुम्हारा काम यह है कि इसे बिना हाथ लगाए, बिना नुकसान पहुंचाए, बिना यहां से हटाए, इसका सारा पानी बाहर निकालना है। और हां, बांस की नली से पीकर खाली करना, यह नहीं चलेगा। अर्जुन ने मटके को ध्यान से देखा। वो सोचने लगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोककर देख रहे थे। एक दरबारी ने दूसरे से फुसफुसाकर कहा, यह भी बेकार है। पिछले 30 लोग हार गए, ये नया क्या करेगा? नंदिनी एक स्तंभ के पास खड़ी होकर देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अर्जुन ने मटके के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाया। फिर वो रुक गया। उसके मन में बाबा की दूसरी बात गूंजी, अगर किसी चीज से कुछ निकाल नहीं सकते तो उसमें कुछ डाल दो। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने आसपास नजर दौड़ाई। दरबार के एक कोने में मिठाई का एक पात्र रखा था, रसगुल्लों की चाशनी से भरा। उसने राजा की ओर देखा और विनम्रता से कहा, महाराज, अनुमति हो तो क्या मैं वो मिठाई का पात्र यहां ला सकता हूं? राजा ने हैरानी से कहा, हां, ले आओ। अर्जुन उस पात्र को उठाकर लाया। उसने उस मीठी चाशनी को मटके के पास जमीन पर उंडेल दिया। चाशनी की मीठी सुगंध दरबार में फैल गई। कुछ ही क्षणों में जमीन पर काले काले बिंदु दिखने लगे। पास की दीवारों से, फर्श की दरारों से, कोनों से चींटियों की एक एक टोलियां निकलकर आने लगी। चाशनी की सुगंध उन्हें खींच लाई थी और फिर वे चींटियां मटके पर चढ़ने लगी। धीरे धीरे, व्यवस्थित रूप से वे अंदर जाने लगी। कुछ समय बाद मटके के अंदर से पानी का स्तर घटने लगा। चींटियां पानी पी रही थी और जब वे बाहर आती तो पानी उनके साथ नहीं आता था। आधे घंटे बाद मटका बिल्कुल खाली था। दरबार में पहले सन्नाटा रहा। फिर एक दरबारी ने ताली बजाई, फिर दूसरे ने। देखते देखते पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा वीरभद्र अपनी कुर्सी से उठ गए। उनके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य एक साथ थे। अद्भुत, उन्होंने कहा, एक महीने से जो पहेली अनसुलझी थी, तुमने उसे इतनी सरलता से हल कर दिया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये मेरी बुद्धि नहीं, ये किसी बुजुर्ग की सीख का फल है। राजा ने कहा, आज से तुम हमारे राज्य के मुख्य सलाहकार हो। महल में तुम्हारे लिए एक विशेष कक्ष तैयार किया जाएगा। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी कृपा है,
लेकिन मुझे महल की भव्यता नहीं चाहिए। अगर आप एक छोटी सी कुटिया की व्यवस्था गांव में करवा दें तो वही मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे सादगी में ही सुकून मिलता है। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। नंदिनी एक कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। ये उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत हुआ था। वो चाहती थी कि ये युवक मर जाए, लेकिन वो न केवल बचा बल्कि राज्य का सलाहकार भी बन गया। उसने मन में ठान लिया, ये यहां तक ही नहीं रुकेगा। मैं देखती हूं, इस अर्जुन को अभी बहुत कुछ झेलना है। उस रात जब अर्जुन अपनी नई कुटिया में लेटने की तैयारी कर रहा था तो उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। कुटिया छोटी थी लेकिन साफ सुथरी। एक साधारण बिस्तर बिछा हुआ था। तभी उसे बाबा की तीसरी बात याद आई। किसी भी नई जगह पर सोना पड़े तो बिस्तर के नीचे सोना। अर्जुन ने बिस्तर की चादर उठाकर जमीन पर बिछा ली और बिस्तर के नीचे लेट गया। रात के दूसरे पहर में जब अंधेरा गहरा था और सब सो रहे थे, एक आवाज आई, धम। कुछ भारी गिरा था। अर्जुन ने सावधानी से बाहर झांका। बिस्तर पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था। किसी ने खिड़की से फेंका था। अर्जुन की सांस रुक गई। अगर वो बिस्तर पर सोया होता। उसने धीरे से उठकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर अंधेरे में दो साए तेजी से भागते दिखे। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। बाबा, आपकी बातें सच में जान बचाती है। वो फिर से लेट गया। उसकी आंखें खुली रहीं। मन में एक सवाल घूम रहा था, ये सब किसने करवाया और क्यों? अर्जुन की आंखें रात भर खुली रही। बिस्तर के नीचे लेटे हुए वो छत को देखता रहा। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, वे दो साए कौन थे? किसने उस पत्थर को फेंका? और सबसे बड़ा सवाल, किसी को उससे इतनी दुश्मनी क्यों थी? वो तो इस राज्य में आया ही आज था। किसी को नहीं जानता था। किसी से कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। फिर ये सब क्यों? धीरे धीरे उसके मन में एक चेहरा उभरा, राजकुमारी नंदिनी। वही चेहरा जो दरबार में लाल हो गया था। वही आंखें जो उसकी सफलता देखकर जल उठी थी। अर्जुन को लगा इस सब के पीछे वही है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। और बिना सबूत के राजकुमारी पर आरोप लगाना, यह राजा के दरबार में उसकी मौत का परवाना होता। अर्जुन ने मन ही मन कहा, ठीक है, अभी चुप रहो, समय आने पर बोलना। बाबा की 5वीं बात याद आई, जब किसी बात की पूरी जानकारी न हो तो चुप रहो, समय का मौका देखो। अर्जुन की आंखें बंद हो गई, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह जब सूरज निकला तो अर्जुन ने उठकर अपनी कुटिया की सफाई की। उसने बिस्तर पर पड़े उस पत्थर को उठाया और बाहर फेंक दिया। खिड़की बंद की। फिर बाहर निकलकर ताजी हवा में गहरी सांस ली। गांव जाग चुका था। लोग अपने अपने कामों में लगे थे। कोई खेत की ओर जा रहा था, कोई कुएं से पानी भर रहा था, कुछ बच्चे दौड़ भाग कर रहे थे। अर्जुन को यह सब देखकर थोड़ी शांति मिली। इस साधारण जीवन में एक सच्चाई थी जो उसे हमेशा अच्छी लगती थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया। उसकी पीठ झुकी हुई थी, बालों में चांदी उतर आई थी, लेकिन आंखें तेज थी। तुम ही हो ना जो कल राजमहल में वह चुनौती हल किया? उसने पूछा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, जी, मेरा नाम अर्जुन है। बुजुर्ग ने उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, बेटा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। इस राज्य में एक युवक पहले भी राजा का सलाहकार बना था। बड़ा होशियार था, बड़ा नेक दिल था, लेकिन 1 साल के भीतर वो गायब हो गया। कोई नहीं जानता कहाँ गया। कुछ कहते हैं उसे जहर दिया गया, कुछ कहते हैं वो भाग गया, लेकिन मैं जानता हूं वो अपनी मर्जी से नहीं गया था। अर्जुन ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बुजुर्ग ने इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाते हुए बोला, संभल कर रहो बेटा, जितना ऊपर चढ़ोगे उतने ज्यादा दुश्मन होंगे, और जो दुश्मन मुस्कुराते हुए मिलते हैं वे सबसे खतरनाक होते हैं। इतना कहकर वो बुजुर्ग मुड़ा और चला गया। अर्जुन खड़े खड़े उसे जाते देखता रहा। उसके मन में उस बात ने एक नई चिंता की लहर पैदा कर दी थी। उधर राजमहल में उसी सुबह एक गुप्त बैठक हो रही थी। राजकुमारी नंदिनी अपने कक्ष में थी। उसके सामने बैठे थे राज्य के 2 वरिष्ठ सैनिक, भैरव और रणधीर। दोनों नंदिनी के विश्वास पात्र थे। वर्षों से उसके हर गुप्त काम को अंजाम देते आए थे।
नंदिनी ने उन्हें रात का काम करने के लिए भेजा था, वही जो बिस्तर पर पत्थर गिराने का काम था। क्या हुआ? नंदिनी ने तेज आवाज में पूछा। भैरव ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी, हमने पत्थर फेंका था, लेकिन वो बिस्तर पर सो नहीं रहा था, बिस्तर के नीचे सो रहा था। नंदिनी की आंखें सिकुड़ गई। बिस्तर के नीचे? कौन सोता है बिस्तर के नीचे? रणधीर ने कहा, राजकुमारी, ये आदमी साधारण नहीं है, ये होशियार है। नंदिनी ने मेज पर मुट्ठी मारी। मुझे परवाह नहीं कि वह कितना होशियार है। एक रात में मटके की पहेली हल की तो क्या हुआ? अगली बार मेरी चाल इतनी सरल नहीं होगी। वो उठकर खिड़की के पास गई। महल के बगीचे में गुलाब के फूल खिले हुए थे। सुबह की हवा में उनकी सुगंध थी। लेकिन नंदिनी के मन में उस वक्त केवल एक ही बात थी, अर्जुन को कैसे हराया जाए। ठीक है, उसने कहा, अगला तरीका अलग होगा। इस बार उसे महल के अंदर ही फंसाएंगे। उसे खुद लगेगा कि वो सुरक्षित है और तभी मार खाएगा। भैरव ने कहा, राजकुमारी, क्या योजना है? नंदिनी की आंखों में एक चमक आई। थोड़ा इंतजार करो, पहले उसे महल में आने दो, उसे राजा का विश्वास जीतने दो। जितना ऊपर चढ़ेगा, गिरने पर उतना ज्यादा दर्द होगा। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए व्यस्तता भरे रहे। राजा वीरभद्र ने उसे अपने दरबार में बुलाना शुरू किया। राज्य के मामलों में उससे सलाह मांगी। अर्जुन ने हर बार सोच समझकर शांत मन से उत्तर दिया। उसकी बातें सटीक होती थी। वो कभी भी जल्दबाजी में नहीं बोलता था। पहले सुनता, समझता, फिर बोलता। धीरे धीरे दरबारी भी उसे मानने लगे। उसकी सादगी और विनम्रता ने लोगों का दिल जीत लिया। वो महल में रहता नहीं था, गांव की उसी कुटिया में रहता था। सुबह उठकर खुद खाना बनाता, खुद कुएं से पानी लाता। लोग उसे इज्जत देने लगे। लेकिन नंदिनी की नजर हमेशा उस पर रहती थी। एक दिन दरबार में राजा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैंने सुना है कि तुम अपनी कुटिया में अकेले रहते हो, खाना भी खुद बनाते हो। ये ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम महल के अतिथि कक्ष में रहो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी कृपा है, लेकिन मैं जहां हूं वहां सुखी हूं। कुटिया में रहने से मुझे गांव के लोगों के करीब रहने का मौका मिलता है। मैं राज्य की समस्याओं को वहीं से बेहतर समझ सकता हूं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। नंदिनी ये सब सुन रही थी। उसे अर्जुन की ये विनम्रता और भी ज्यादा चुभ रही थी। वो चाहती थी कि अर्जुन महल में आए, क्योंकि उसकी योजना महल के भीतर की थी। उसने सोचा, ठीक है, अगर पहाड़ पास नहीं आता तो पहाड़ के पास जाना होगा। कुछ दिन बाद राजा का एक करीबी मित्र धनपतराय उदयपुर आया। वह एक धनी व्यापारी था और पड़ोसी राज्य का रहने वाला था। उसके साथ कई उपहार थे, कई नौकर चाकर थे। राजा ने उसका भव्य स्वागत किया। उस रात राजमहल में एक छोटा सा भोज था। सभी दरबारी और उनके परिवार आमंत्रित थे। अर्जुन भी आया। धनपतराय ने अर्जुन को देखकर कहा, तो ये है वो युवक जिसने वो पहेली हल की। सच में प्रतिभाशाली लगता है। राजा ने गर्व से कहा, हाँ, ये हमारे राज्य का गौरव है। नंदिनी ने देखा कि भोज में धनपतराय ने एक सुंदर सी थैली अर्जुन को भेंट की। उसमें कुछ सूखे मेवे और मिठाइयां थी। ये मेरे राज्य की विशेष मिठाई है, धनपतराय ने कहा। इसे खाकर देखो। अर्जुन ने वो थैली ली। उसने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा, लेकिन मिठाई नहीं खाई। उसे बाबा की चौथी बात याद आ गई। किसी अनजान व्यक्ति का अनचाहा उपहार मिले तो सूरज ढलने से पहले उसे परख लो। धनपतराय उसके लिए अनजान ही था। उसे मिठाई की थैली देने की कोई वजह नहीं थी। अर्जुन ने थैली को ध्यान से देखा। ऊपर से सब ठीक लगता था। भोज खत्म होने के बाद अर्जुन अपनी कुटिया लौटा। उसने वो थैली दीपक की रोशनी में खोलकर देखी। मिठाइयां सुंदर थी। सूखे मेवे देखने में ताजे लगते थे, लेकिन अर्जुन को कुछ अजीब लगा। मिठाई की एक परत के नीचे कुछ था। उसने हाथ डाला और निकाला एक छोटी सी पुड़िया। उसे खोला तो अंदर एक हल्के भूरे रंग का चूर्ण था। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसने उस चूर्ण को एक पत्ते पर रखा और एक कुत्ते के सामने रखा। कुत्ते ने सूंघा और मुंह फेर लिया। यह साधारण चूर्ण नहीं था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने वो पुड़िया संभाल कर रख ली। ये एक दिन काम आ सकती थी।
और वो मिठाई बाहर फेंक दी। बाबा, आपकी हर बात एक एक कर अपना रंग दिखा रही है। अगले दिन सुबह अर्जुन राजमहल पहुंचा। उसने देखा कि दरबार में आज माहौल अलग था। राजा का चेहरा गंभीर था। देवकी नंदन मंत्री चिंतित खड़े थे। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ महाराज, सब ठीक है? राजा ने कहा, अर्जुन, पड़ोसी राज्य रणगढ़ से सीमा विवाद फिर शुरू हो गया है। उनके सैनिकों ने हमारे 3 गांवों में घुसकर लोगों को परेशान किया है। मैं इस विषय में बात करने के लिए उनके दरबार में दूत भेजना चाहता हूं। देवकीनंदन ने कहा, महाराज, दूत के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बुद्धिमान हो, शांत हो और जो बातचीत में सही समय पर सही बात कह सके। राजा ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गया। उसने कहा, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊंगा। राजा ने राहत की सांस ली। बहुत अच्छा, तुम्हारे साथ 10 सैनिक होंगे। कल सुबह रवाना होना। नंदिनी दरबार के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके मन में एक विचार कौंधा, रणगढ़ जाएगा और वहां से शायद कभी लौटे ही नहीं। उसने भैरव को इशारा किया। उसी दोपहर भैरव रणगढ़ की ओर दौड़ा। उसके साथ एक गुप्त संदेश था, रणगढ़ के राजा के एक विश्वास पात्र व्यक्ति के लिए। संदेश में लिखा था कि उदयपुर से एक युवक आने वाला है, उसे वापस लौटने नहीं देना। नंदिनी ने यह सब इतनी चतुराई से किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। शाम को अर्जुन कुटिया में बैठा अगले दिन की यात्रा की तैयारी कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने एक युवती खड़ी थी। उसने सादे वस्त्र पहने थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक असाधारण सुंदरता थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। आप ही अर्जुन जी हैं? उसने पूछा। हां, कौन हो तुम? मेरा नाम सुमित्रा है। मैं राजमहल की रसोई में काम करती हूं। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अर्जुन ने उसे अंदर बैठने को कहा। उसने पानी दिया। सुमित्रा ने कहा, अर्जुन जी, मैंने आज दोपहर एक बात सुनी जो शायद आपके लिए जरूरी हो। रसोई के पास एक कमरे में राजकुमारी के एक सैनिक भैरव किसी से बात कर रहा था। मैंने सुना वो कह रहा था कि रणगढ़ को खबर भिजवा दी गई है। आपका नाम लिया जा रहा था। अर्जुन का चेहरा शांत रहा, लेकिन भीतर से वो सतर्क हो गया। तुमने ये मुझे क्यों बताया? उसने पूछा। सुमित्रा ने सरल स्वर में कहा, क्योंकि जब से आप इस राज्य में आए हैं, गांव के लोगों की बात सुनी जाने लगी है। पिछले महीने मेरे पिता की एक शिकायत थी जो महीनों से अनसुनी थी। जब से आप सलाहकार बने, उसका हल निकला। मैं चाहती हूं कि आप सुरक्षित रहें। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उसे सुमित्रा की बात में सच्चाई दिखी। ठीक है सुमित्रा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन यह बात किसी को मत बताना, न राजकुमारी को, न किसी सैनिक को। क्या तुम ये कर सकती हो? सुमित्रा ने सिर हिलाया। वो चली गई। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया। कमरे में अंधेरा था। एक दीपक जल रहा था। उसकी लौ में छाया कांप रही थी। अर्जुन ने मन में सोचा, रणगढ़ जाना होगा, लेकिन सतर्कता से, हर कदम फूंक फूंक कर। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन तैयार था। 10 सैनिकों के साथ वो रणगढ़ की ओर निकला। रास्ता लंबा था, 2 दिन की यात्रा। बीच में घने जंगल, नदी और पहाड़ की ढलान। पहला दिन बिना किसी परेशानी के गुजर गया। रात को वे एक सराय में रुके। सराय का मालिक रामेश्वर बड़ा मिलनसार था। उसने अर्जुन और सैनिकों का स्वागत किया, खाना परोसा, बातें की। रात को जब सोने का समय आया तो सराय के मालिक ने अर्जुन को एक विशेष कमरा दिखाया। यह हमारा सबसे अच्छा कमरा है, आप यहां आराम से सोएंगे। कमरे में एक सुंदर पलंग था। मखमली चादर बिछी थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा। दीवारें मोटी थी, खिड़की एक ही थी और वो ऊंचाई पर थी। दरवाजे पर सिटकनी थी। देखने में सब ठीक था, लेकिन अर्जुन को बाबा की तीसरी बात याद रही, किसी नई जगह पर सोना पड़े तो बिस्तर के नीचे सोना। उसने बिस्तर के नीचे झांक कर देखा। नीचे जमीन थी। उसने कंबल उठाया और जमीन पर बिछाकर बिस्तर के नीचे लेट गया। रात के तीसरे पहर में, जब नींद सबसे गहरी होती है, उसने एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनी। फिर एक धीमी आवाज, जैसे कोई बहुत सावधानी से चल रहा हो। अर्जुन की सांस रुक गई। वो बिना हिले लेटा रहा। छत से एक रस्सी उतरी
उस रस्सी के सिरे पर एक भारी पत्थर बंधा था। धीरे धीरे वो पत्थर पलंग के ठीक बीचों बीच आकर रुक गया और फिर एक तेज आवाज के साथ वो पत्थर पलंग पर गिरा। पलंग की चरमराहट पूरे कमरे में गूंज गई। ऊपर से एक सांस की आवाज आई, राहत की, मानो किसी ने सोचा हो कि काम हो गया। अर्जुन ने धीरे से उठकर दरवाजा खोला, बाहर निकला। उसने सैनिकों को जगाया। जब वे लोग छत पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक चीज छूट गई थी, एक चमड़े का जूता। अर्जुन ने वो जूता उठाकर रख लिया। सराय का मालिक रामेश्वर बाहर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। क्या हुआ, सब ठीक है? उसने कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, हां, सब ठीक है, बस एक बिल्ली थी, भाग गई। रामेश्वर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी राहत बहुत जल्दी आई। वो उससे ज्यादा जानता था। अर्जुन जान गया, ये सराय भी उस जाल का हिस्सा है। अगले दिन रणगढ़ पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। रणगढ़ का महल उदयपुर से कहीं बड़ा था। पत्थर की ऊंची दीवारें, कड़क पहरेदार और एक अजीब सा तनाव जो हवा में घुला हुआ था। रणगढ़ के राजा महेंद्रपाल ने अर्जुन और उसके दल का स्वागत तो किया, लेकिन उनकी आंखों में गर्मजोशी नहीं थी। वे एक उम्रदराज, रोबदार व्यक्ति थे। उनकी मूछें सफेद थी और आंखें तीखी। दरबार में बातचीत शुरू हुई। अर्जुन ने उदयपुर की बात शांत स्वर में रखी। महेंद्रपाल ने अपने पक्ष में कहा। लंबी बहस हुई, लेकिन अर्जुन ने हर बात का जवाब सोच समझ कर दिया। वो न ज्यादा बोला न कम। वो बाबा की 5वीं बात को याद रखता था, पूरी जानकारी न हो तो चुप रहो। जब महेंद्रपाल ने एक कठिन सवाल पूछा, अर्जुन ने कहा, महाराज, इस विषय में मैं आपको अभी तुरंत उत्तर नहीं दूंगा। मुझे थोड़ा समय चाहिए। एक बात जल्दबाजी में कही जाए और बाद में गलत साबित हो, यह दोनों राज्यों के लिए ठीक नहीं होगा। महेंद्रपाल ने अर्जुन को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराए। ठीक है, तुम ठहरो, शाम को फिर बात करते हैं। अर्जुन और उसके सैनिकों को महल के अतिथि कक्ष में ठहराया गया। वहां पहुंचते ही एक नौकर ने कहा, दूत जी, महाराज के आदेश पर आपके लिए ये उपहार भेजा गया है। उसने एक सुंदर कपड़े में लिपटी टोकरी दी। अर्जुन ने लेकर रख ली, लेकिन खोली नहीं। बाबा की बात याद थी, अनजान का अनचाहा उपहार सूरज ढलने से पहले परखना। सूरज अभी ढला नहीं था। उसने टोकरी को एक कोने में रखा और बाहर निकल गया। शाम की बातचीत में अर्जुन ने एक ऐसा हल सुझाया जो दोनों राज्यों के लिए स्वीकार्य था। उसने कहा कि सीमा के विवादित क्षेत्र में एक तटस्थ व्यापार केंद्र बनाया जाए, जहां दोनों राज्यों के लोग समान अधिकार से व्यापार करें। लड़ाई से दोनों का नुकसान है, सहयोग से दोनों का फायदा। महेंद्रपाल ये सुनकर थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम बुद्धिमान हो युवक, मैं इस प्रस्ताव पर विचार करूंगा। दरबार से निकलते समय महेंद्रपाल के एक विश्वास पात्र ने अर्जुन को रोका। उसने धीरे से कहा, एक बात जान लो, उदयपुर से एक संदेश आया था तुम्हारे बारे में, लेकिन महाराज ने उसे नकार दिया। उन्होंने कहा, जो दूत इतनी अक्लमंदी से बात करे उसके साथ बेईमानी शोभा नहीं देती। अर्जुन के मन में एक ठंडी लहर दौड़ी। उस रात वापसी से पहले उसने वो टोकरी खोली। उसमें सूखे फल थे। एक परत हटाई तो नीचे एक छोटी सी पुड़िया थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी धनपतराय वाली मिठाई में मिली थी। अर्जुन ने उसे भी संभाल कर रख लिया। ये दूसरी पुड़िया थी। दोनों को उसने अपनी थैली में बंद किया। उसके मन में अब एक बड़ा सवाल था, ये जहर उदयपुर से भेजा जा रहा है, ये सिलसिला कब तक चलेगा और कब वह पल आएगा जब इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। उसने मन में कहा, बाबा, मैं जानता हूं आपकी बातें अभी पूरी तरह काम नहीं आई, अभी और बाकी है। मैं तैयार हूं। उदयपुर लौटने पर राजा ने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की। तुमने बिना किसी युद्ध के, बिना किसी खून खराबे के एक महीने पुराना विवाद सुलझा दिया। ये तुम्हारी बड़ी जीत है। दरबारी तालियां बजाने लगे। नंदिनी एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर न खुशी थी न उदासी, केवल एक ठंडा संकल्प। उसने सोचा, पत्थर भी नहीं मारा, जहर भी नहीं खाया, रणगढ़ में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जीत नहीं है,
असली जाल अभी बिछना बाकी है। उसने धीरे से भैरव को इशारा किया। भैरव पास आया। नंदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, अगली योजना तैयार करो, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भैरव ने सिर झुकाया। उस रात अर्जुन अपनी कुटिया में बैठा था। बाहर चांद निकला हुआ था। रात शांत थी। दूर कहीं झिंगुर बोल रहे थे। अर्जुन ने अपनी थैली खोली। उसमें से वे दोनों पुड़ियां निकाली जो उसे मिली थी। उसने उन्हें बहुत ध्यान से देखा। दोनों एक जैसी थी, एक ही हाथ की बनाई हुई। अर्जुन के मन में एक विचार आया, ये जहर कहां से आ रहा है? कोई तो है जो ये बना रहा है, कोई तो है जो नंदिनी की हर योजना को अंजाम दे रहा है। उसने वे पुड़िया एक कपड़े में बांधकर रख दी। फिर दीपक बुझाकर लेट गया। आंखें बंद करते हुए उसने सोचा, अभी बाकी है 3 बातें, बाबा की चौथी, छठी और 7वीं। शायद सबसे कठिन परीक्षा अभी आनी है। नींद आई, गहरी, शांत, लेकिन दूर राजमहल में नंदिनी की कुटिल आंखें अभी भी खुली थी। वो सोच रही थी, योजना बन रही थी, जाल बुन रहा था, और वो जाल इतना बारीक था कि उसमें फंसने वाले को पता भी नहीं चलता था। रात के पिछले पहर में जब पूरा उदयपुर सो रहा था, राजमहल के एक गुप्त कक्ष में मोमबत्तियां जल रही थी। नंदिनी एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने मेज पर कागज बिखरे पड़े थे। भैरव एक ओर खड़ा था, रणधीर दूसरी ओर, और एक तीसरा व्यक्ति भी था जिसे अभी तक किसी ने महल में नहीं देखा था। यह था विक्रम वैद्य। विक्रम वैद्य एक रहस्यमय व्यक्ति था। उसकी उम्र 50 के करीब थी। उसका चेहरा पतला था, आंखें गहरी और हमेशा कुछ सोचती हुई सी। वो राज्य के बाहर का था, किसी दूर दराज के गांव का। जड़ी बूटियों का जानकार था, लेकिन उसका ज्ञान केवल इलाज के लिए नहीं था। वो जानता था कि जड़ी बूटियों से जीवन कैसे दिया जाता है और जीवन कैसे लिया जाता है। नंदिनी ने उसे 3 महीने पहले खोज कर लाया था। विक्रम वैद्य ने धीमी आवाज में कहा, राजकुमारी, 2 बार जहर भेजा गया, दोनों बार वो युवक बचा। इसका मतलब एक ही है, या तो उसे किसी ने बताया या वो खुद बहुत सावधान है। नंदिनी ने कहा, उसे किसी ने नहीं बताया, वो खुद ही इतना होशियार है, यही मेरी परेशानी है। विक्रम वैद्य ने कहा, तो इस बार जहर नहीं, इस बार कुछ और। नंदिनी ने पूछा, क्या? विक्रम वैद्य ने एक पल रुककर कहा, इस बार उसे सीधे मारने की जरूरत नहीं, पहले उसकी साख खराब करो। राजा के मन में उसके प्रति संदेह पैदा करो। जब राजा उससे दूर हो जाएगा तब वो अकेला पड़ जाएगा, और अकेले पड़े इंसान को खत्म करना आसान होता है। नंदिनी की आंखों में चमक आई। बोलो आगे। विक्रम वैद्य ने कहा, राज्य के खजाने से कुछ स्वर्ण मुद्राएं गायब करो, और वो मुद्राएं ऐसी जगह छुपाओ जहां अर्जुन की पहुंच हो। फिर राजा को खबर दो कि अर्जुन ने चोरी की है। कमरे में खामोशी छा गई। भैरव ने कहा, लेकिन अगर राजा ने जांच करवाई? विक्रम वैद्य ने कहा, इसीलिए सबूत पक्का होना चाहिए। एक गवाह चाहिए जो कहे कि उसने खुद अर्जुन को खजाने के पास देखा था। नंदिनी ने रणधीर की ओर देखा। रणधीर ने सिर हिलाया। मैं ये काम करूंगा, मैं गवाह बनूंगा। नंदिनी ने मेज पर हाथ रखकर कहा, यह काम 3 दिन में होना चाहिए, इससे पहले कि अर्जुन और ज्यादा लोकप्रिय हो जाए। जितना जल्दी उसकी साख गिरे उतना अच्छा। विक्रम वैद्य ने मोमबत्ती बुझाई। अंधेरा कमरे में फैल गया। अगली सुबह अर्जुन उठा और अपने रोज के काम में लग गया। वो सुबह नदी के किनारे जाता था, पानी में हाथ मुंह धोता, कुछ देर चुपचाप बैठता। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा शांति मिलती थी। उस सुबह नदी किनारे एक और व्यक्ति बैठा था, छोटे कद का, सादे कपड़े, चेहरे पर मेहनत की लकीरें। ये था धर्मदास, राजमहल के खजाने का एक पुराना कर्मचारी। वो 25 वर्षों से खजाने की देखरेख करता आया था। उसकी उम्र 55 के करीब थी। अर्जुन उसके पास बैठ गया। क्या हुआ, इतनी सुबह यहां? धर्मदास ने एक लंबी सांस ली। बेटा, मन भारी है। कल रात खजाने की गिनती हुई, कुछ मुद्राएं कम निकली। अर्जुन ने कहा, कितनी? 50 स्वर्ण मुद्राएं। अर्जुन ने कहा, राजा को बताया? धर्मदास ने कहा, अभी नहीं, पहले खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा, 25 साल में एक पैसा इधर उधर नहीं हुआ।
अगर अब ये हुआ और राजा को पता चला तो मेरी बाकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। धर्मदास की आंखों में सच्चा डर था। धर्मदास जी, आप परेशान मत होइए, ये मामला खुद राजा को बताइए। जो इंसान खुद बताता है उस पर कम संदेह होता है, जो छुपाता है वो फंस जाता है। धर्मदास ने अर्जुन की बात सुनी, लेकिन अभी उसका मन तैयार नहीं था। उसी दोपहर दरबार में एक हलचल मच गई। रणधीर सीधे राजा के सामने पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे एक बात कहनी है जो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन राज्य का धर्म ऊपर है। राजा ने पूछा, क्या बात है? रणधीर ने कहा, कल रात मैंने देखा अर्जुन जी खजाने के कक्ष के पास खड़े थे। उस वक्त रात के दूसरे पहर का समय था। वे अंदर गए और कुछ देर बाद बाहर निकले। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। देवकीनंदन मंत्री ने कहा, महाराज, खजाने की जांच होनी चाहिए। राजा ने आदेश दिया। खजाने की जांच हुई और जब खजाने की अलमारी के पीछे एक छोटी सी थैली मिली जिसमें 50 स्वर्ण मुद्राएं थी, तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा के चेहरे पर पीड़ा थी। नंदिनी दरबार के एक कोने में खड़ी थी। उसके होठों पर एक छिपी हुई मुस्कान थी। अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन दरबार में आया। उसने देखा सब उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। राजा का चेहरा उदास था। राजा ने कहा, अर्जुन, रणधीर कहता है कि कल रात उसने तुम्हें खजाने के कक्ष के पास देखा और खजाने में से 50 मुद्राएं गायब हैं। वे मुद्राएं खजाने की अलमारी के पीछे मिली हैं। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, महाराज, मैं कल रात अपनी कुटिया में था। मैं खजाने के पास गया ही नहीं। रणधीर ने कहा, झूठ है, मैंने खुद देखा। अर्जुन ने रणधीर की आंखों में देखा। रणधीर की आंखें एक पल के लिए हिचकिचाई। देवकीनंदन ने कहा, महाराज, जब तक जांच न हो अर्जुन को नजरबंद किया जाए। राजा ने दर्द से कहा, ठीक है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसे बाबा की 5वीं बात याद थी, पूरी जानकारी ना हो तो चुप रहो, समय का मौका देखो। वो चुपचाप नजरबंद हो गया। नजरबंदी के दौरान अर्जुन एक छोटे कक्ष में था। 2 पहरेदार बाहर थे। उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। शाम को एक परिचित आवाज आई, अर्जुन जी। उसने देखा सुमित्रा थी। वो रसोई से खाना लेकर आई थी। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है आपने ये नहीं किया। रणधीर झूठ बोल रहा है, वो राजकुमारी का आदमी है। अर्जुन ने पूछा, तुम ये कैसे जानते हो? सुमित्रा ने कहा, क्योंकि कल रात रणधीर और भैरव खजाने के पास गए थे। मैंने देखा था। मैं उस रात महल में देर तक रही थी। मेरी मां बीमार थी और मुझे कल सुबह जल्दी आना था, तो मैं वहीं रुक गई थी। अर्जुन ने कहा, क्या तुम राजा के सामने ये कह सकते हो? सुमित्रा ने एक पल के लिए रुककर कहा, मुझे डर लग रहा है अर्जुन जी। अगर मैंने बोला तो राजकुमारी मुझे नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, सुमित्रा, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर सच न बोला गया तो झूठ ही जीतेगा, और झूठ की जीत हमेशा कुछ न कुछ खा जाती है। सुमित्रा ने उसकी बात सुनी। उसकी आंखें भर आई। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं बोलूंगी। अगली सुबह दरबार फिर सजा। राजा बैठे थे, दरबारी थे, नंदिनी और उसकी सहेलियां भी थी। अर्जुन को लाया गया। राजा ने कहा, अर्जुन, जांच पूरी नहीं हुई, लेकिन सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तभी देवकीनंदन ने कहा, महाराज, एक और गवाह है, उसे भी सुना जाए। राजा ने इजाजत दी। सुमित्रा दरबार में आई। उसके कदम कांप रहे थे। उसने राजा को प्रणाम किया। फिर कहा, महाराज, कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। रणधीर और भैरव खजाने के कक्ष के पास गए। वे अंदर गए और कुछ लेकर आए। दरबार में खलबली मच गई। रणधीर ने कहा, झूठ है, ये अर्जुन की सिखाई हुई है। सुमित्रा ने कहा, झूठ नहीं। और एक बात और, उस रात रणधीर के पास एक थैली थी, वही थैली जो खजाने में मिली। राजा ने रणधीर की ओर देखा। रणधीर की आंखें इधर उधर भागने लगी। देवकीनंदन ने कहा, महाराज, रणधीर की तलाशी ली जाए। राजा ने आदेश दिया। रणधीर की तलाशी में उसके कमरे से एक छोटी सी चाबी मिली, खजाने की अलमारी की चाबी जो केवल धर्मदास के पास होनी चाहिए थी। सब समझ गया। राजा का चेहरा लाल हो गया।
उन्होंने रणधीर को बंदी बनाने का आदेश दिया। फिर अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, मुझे माफ करना, मुझे तुम पर संदेह नहीं करना चाहिए था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह आपकी गलती नहीं थी। सबूत देखकर संदेह होना स्वाभाविक है। दरबार से निकलते समय अर्जुन की नजर नंदिनी पर पड़ी। नंदिनी का चेहरा सपाट था, न गुस्सा न शर्म, लेकिन उसकी आंखों में एक नई आग जल रही थी। रणधीर पकड़ा गया था, ये उसकी योजना की हार थी। लेकिन नंदिनी वो लड़की नहीं थी जो एक हार से टूट जाए। उसी रात नंदिनी ने विक्रम वैद्य को बुलाया। अब क्या करोगी? विक्रम वैद्य ने पूछा। नंदिनी ने कहा, अब वो आखिरी चाल जो तुमने बताई थी, वो दर्पण वाली। विक्रम वैद्य ने कहा, राजकुमारी, वो बहुत खतरनाक है। नंदिनी ने कहा, मुझे पता है, लेकिन यही आखिरी रास्ता है। विक्रम वैद्य ने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, ठीक है। अगले दिन राजमहल में राजा वीरभद्र का जन्मदिन था। पूरा महल सजा हुआ था। रंग बिरंगे फूल, दीपकों की रोशनी, मिठाइयों की सुगंध। राज्य के सभी दरबारी, गणमान्य लोग और आसपास के गांवों के प्रमुख सब आमंत्रित थे। अर्जुन भी आया। उसने सादे वस्त्र पहने थे। वो एक कोने में शांत खड़ा था। राजा ने सभी का स्वागत किया। हंसी खुशी का माहौल था। तभी नंदिनी आगे आई। उसने कहा, पिताजी, आज आपके जन्मदिन पर मैं सभी को एक अद्भुत वस्तु दिखाना चाहती हूं। एक बड़ा दर्पण लाया गया। वो सुंदर था, चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ। नंदिनी ने कहा, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है, यह सच्चाई का दर्पण है। जो इसके सामने खड़ा होता है, ये उसका असली स्वरूप दिखाता है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। नंदिनी ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन जी, क्या आप इस दर्पण के सामने खड़े होकर हमें बताएंगे कि आप क्या देखते हैं, या डर लग रहा है? दरबारियों की नजरें अर्जुन पर टिक गई। अर्जुन ने एक पल के लिए उस दर्पण को देखा। दर्पण बड़ा था। उसके सामने एक विशेष जगह पर खड़े होना था। तभी उसे बाबा की छठी बात याद आई। अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती किसी जगह खड़े होने को कहे, तो पहले उस जगह पर कुछ फेंको, फिर खड़े होना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले मैं इस सुंदर दर्पण को एक फूल भेंट करना चाहता हूं। पास में फूलों का एक गुलदस्ता रखा था। अर्जुन ने वो उठाया और उस निशान वाली जगह पर फेंका। अगले ही पल एक तेज आवाज हुई। फर्श का एक तख्ता दब गया और उसमें से एक बारीक कील तेजी से निकली, सीधे उस गुलदस्ते में जाकर धंस गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा उठ खड़े हुए। ये क्या है? तभी नंदिनी के पैर उस जगह की ओर बढ़े। वो खुद देखना चाहती थी कि हुआ क्या, और उसका पैर उस तख्ते पर पड़ गया। एक और कील, और इस बार वो नंदिनी के पैर में चुभ गई। नंदिनी दर्द से चीखी। उसके पैर से खून निकलने लगा। वो जमीन पर गिर गई। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर सुन्न होने लगा। भैरव दौड़कर आया, विक्रम वैद्य भी। विक्रम वैद्य ने नंदिनी को देखा और उसका चेहरा सफेद हो गया। वो जहर जो उसने खुद बनाया था, वही अब राजकुमारी के शरीर में था। राजा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ मेरी बेटी को? विक्रम वैद्य ने कांपते हुए कहा, महाराज, ये विष है और इसका कोई इलाज नहीं। दरबार में रोने की आवाजें उठने लगी। राजा की आंखें भर आई। तभी अर्जुन आगे आया। उसे बाबा की 7वीं और आखिरी बात याद आई। विषांतक जड़ी बूटी को अगर 10 मिनट के भीतर खिला दिया जाए तो वो किसी भी विष को नष्ट कर देती है। अर्जुन ने राजा से कहा, महाराज, एक जड़ी बूटी है विषांतक, अगर 10 मिनट में मिल जाए तो राजकुमारी बच सकती है। राजा ने कहा, कहां मिलेगी? अर्जुन को याद आया, कुछ दिन पहले वो देवकी नंदन मंत्री के घर से लौट रहा था। उनके बगीचे में उसने एक विशेष पौधा देखा था। उसने कहा, मंत्री जी के बगीचे में। देवकी नंदन ने तुरंत कहा, जाओ, जो चाहिए ले आओ। अर्जुन दौड़ा। बगीचे से वो जड़ी बूटी लेकर लौटा। नंदिनी को खिलाई गई। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर रंग लौटने लगा। उसकी उंगलियां हिली, आंखें खुली। वो बच गई। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने नंदिनी को देखा, फिर अर्जुन को, फिर नंदिनी को। बेटी, राजा ने धीमे स्वर में कहा, यही वो युवक है जिसे तुम बार बार मारने की कोशिश कर रही थी,
और आज इसी ने तुम्हारी जान बचाई। नंदिनी की आंखें भर आई, उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने कहा, पिताजी, मैंने बहुत गलत किया। राजा ने कहा, सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन तू मेरी बेटी है, बोल क्या कहना है। नंदिनी उठकर अर्जुन के सामने आई। उसकी आंखों में पहली बार सच्चाई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की। तुम चाहते तो मुझे माफ न करते, लेकिन तुमने मुझे बचाया। मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने कहा, राजकुमारी, जो इंसान अपनी गलती मान ले, उसे माफ न करना मेरे लिए संभव नहीं। दरबार में खामोशी थी। राजा ने अर्जुन से कहा, तुमने आज मेरी बेटी की जान बचाई, मांगो जो मांगना हो। अर्जुन ने कहा, महाराज, बस एक विनती है। रणधीर को छोड़कर जो भी इस षड्यंत्र में शामिल था, उन्हें एक मौका दिया जाए, और विक्रम वैद्य का ज्ञान अब केवल इलाज के लिए उपयोग हो, नुकसान के लिए नहीं। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। कुछ दिन बाद राजा ने नंदिनी से पूछा, बेटी, अब क्या चाहती हो। नंदिनी ने कहा, पिताजी, मैं अर्जुन से विवाह करना चाहती हूं, अगर वे स्वीकार करें। राजा ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे स्वीकार है। विवाह सादगी से हुआ। अर्जुन ने राजा से कहा, महाराज, मेरी मां गौरी देवी अकेली है, क्या उन्हें यहां बुलाया जा सकता है। राजा ने कहा, अभी दूध भेजते हैं। जब गौरी देवी आई तो उनकी आंखें देखते ही भर आई। बेटे को इस हाल में देखकर उनका दिल खुशी से भर गया। अर्जुन ने मां के पैर छुए। गौरी देवी ने उसे गले लगाया। सुमित्रा को भी राजमहल में एक अच्छा स्थान दिया गया। उसके पिता की समस्या पहले ही सुलझ चुकी थी। एक शाम अर्जुन अकेले उस जंगल के पास गया जहां से उसका ये सफर शुरू हुआ था। उसने उस पीपल के पेड़ को देखा। साधु बाबा वहां नहीं थे। अर्जुन वहां बैठ गया। उसने आकाश की ओर देखा। मन ही मन बोला, बाबा, आपने 7 स्वर्ण मुद्राएं ली और बदले में 7 बातें दी। हर एक बात ने मेरी जान बचाई। आज समझ आया, असली धन वो नहीं जो थैली में होता है, असली धन वो होता है जो मन में होता है। उठकर चलने लगा। पीछे डूबते सूरज की रोशनी में उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी, और पहली बार बहुत दिनों के बाद अर्जुन के होठों पर एक सच्ची, गहरी मुस्कान थी।